अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की ऐसी टीम के खिलाफ के जिसके 5 डेब्यूटेंट थे, जिसके एक्सपीरियंस ना होने के बराबर था, हम जिस अंदाज से बाजी हारे वो सब ने देखा। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक ऐसी टीम के खिलाफ के जिसे 2 दिन पहले पता ही नहीं था, किसी एक क्रिकेटर को भी पता नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई मैच खेलेंगे, रातों रात वो आते हैं और आके छा जाते हैं। लेकिन एक ऐसी टीम के जो रिसेंट पास्ट में बहुत क्रिकेट खेल के आ रही थी, उनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा मैच प्रैक्टिस में थे। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर बारिश की वजह से उन्हें प्रैक्टिस का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ था, इंग्लैंड में खेलने का तजुर्बा भी कई सारे क्रिकेटर्स के साथ काफी हद तक था, वो आउट क्लास हो गए बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने जब टारगेट हासिल किया तो 28 ओवर से ज्यादा खेल बाकी था। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ओडीआई मैच जीता हो, और वो तारीख में जो है वो तारीख के लिहाज से हिस्सा बन जाएगा कि इतने ओवर्स बचा के चले गए इंग्लिश टीम, 9 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। ठीक है, बैटिंग कोलैप्स कर गई थी, ये बात समझ में आती है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया वो बॉलर्स ने खासतौर पे, वो भी काबिल दीद था। अब पाकिस्तान टीम इस वक्त लॉर्ड्स में मौजूद है और बारिश की वजह से मैच ताखीर का शिकार हुआ। टॉस हो गया है और पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया है, तो एक क्रूशियल पिच पर पाकिस्तान टीम इंपॉर्टेंट टॉस जीतने में कामयाब हो गई, क्योंकि लॉर्ड्स में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मैच ताखीर का शिकार भी हुआ। इस ओवरकास्ट कंडीशन में पाकिस्तान को जो है वो एक अच्छा एडवांटेज जरूर मिल गया और सेम साइड पाकिस्तान ने इस दूसरे वनडे मैच में उतारी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कोई और नहीं, हमारे शो की जान, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फील्डर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर फॉर्मर कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मैनेजर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, हारून रशीद साहब शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। एंड हारून भाई, आपने कहा था कि पाकिस्तान सीरीज का आगाज फेवरेट अंदाज से करेगा, ये कैसा आगाज था हारून भाई? नहीं, मैंने कहा था कि फेवरेट से करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ये सारी चीजें ठीक ही होंगी, जो कि नहीं हुई, जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा था। आज उसको अमेंडमेंट का वक्त आ गया है, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पहला मैच उन्होंने कहा जी वन ऑफ द बैड डे इन क्रिकेट, सो वो तो चला गया। अब लेट्स सी, आज आप टॉस भी जीत गए हैं, आपने वही टीम उतारी है, और टॉस जीतने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि नसीम, जब तक ये विकेट्स नहीं लेंगे शुरू में, उस वक्त तक ये फिर उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते इंग्लैंड के। वैसे ही मैच रिड्यूस हो गया है, 47 ओवर्स साइड अब मैच होगा, सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद उनकी बॉलिंग को सही जगह पे बॉलिंग करनी होगी, सही लाइन एंड लेंथ के ऊपर, और उसको सपोर्ट करना होगा फील्डर्स को, क्योंकि कैचेस की सूरत में जरूर आपको चांसेस मिलेंगे अर्ली स्टेजेस के ऊपर, क्योंकि अब इंग्लैंड को टारगेट सेट करना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के बॉलिंग के ऊपर बहुत बात करते हैं कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पाकिस्तान का बॉलिंग है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को ये मौका मिला है कि वो पहले बॉलिंग करे एक ऐसी पिच के ऊपर जो कि ऑब्वियसली डैम्प कंडीशंस हैं। कल रात से बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, होप के आगे मौसम क्लियर आउट हो। पिच थोड़ी सी गीली होगी, बहुत ज्यादा पिच तो नहीं, लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो डेफिनेटली आउटफील्ड गीली होगी, तो बॉल को प्रिजर्व करना कितना अच्छा है कि वो शाइन जो है, अगर वो उसको रख सकें, उसको ड्राई रख सकें, अच्छा होगा। जैसे अगर बॉल दोनों तरफ से गीला हो गया तो वो एडवांटेज भी पाकिस्तान लूज कर सकता है, अगर वो सीम ना हुआ और स्विंग ना हुआ। और भी मैं अभी आता हूं, आज के मैच पे तो बात करता हूं, जरा कुछ पहले वनडे मैच पर बात कर लेते हैं। हम कहां पे, किस जगह पे इतना ज्यादा गलत थे कि इतना अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक रिजल्ट सामने आया एक ऐसी टीम के खिलाफ के 2 दिन पहले तक जिन्हें पता नहीं था कि वो वनडे मैच खेलेंगे। हम कहां पे बहुत ज्यादा लैग कर गए, कहां पे खामियां ज्यादा दिखाई दी? देखिए, एक तो मेरे अपने जहन में सबसे पहली चीज तो ये थी कि मैं ये फील करता था कि बहुत ज्यादा इन्होंने अपने जहन में रखा हुआ था कि जी टॉस हमें जीतना चाहिए, टॉस जीतेंगे तो इंग्लैंड की टीम को पहले बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा नए प्लेयर्स थे। दूसरी तरफ ये चीज नहीं हो सकी, तो पाकिस्तान का जो बैटिंग था वो कोलैप्स इस सूरत में हुआ कि इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, जिसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखेंगे कि मोस्टली ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं
ऑफ स्टंप की लाइन के ऊपर खेलते हुए आउट हुए हैं, स्लिप में आउट हुए हैं, कॉर्ड बेंड हुए हैं, और क्योंकि विद इन द स्टंप्स उन्होंने बॉलिंग की थी और वो एलबीडब्ल्यू भी उनको मिले। सो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ये इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, वहां कंडीशंस थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को, मीडियम पेसर्स को हेल्प करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा गेंद मूव भी होता है, और अगर विद इन द स्टंप्स आप बॉलिंग करें और थोड़ा सा बाउंस भी अगर मिल जाए, तो जैसे हमारी सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी टीमें हैं उनको प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा इससे पहले श्रीलंका ने टूर किया इंग्लैंड का, उनका भी बड़ा बैटिंग इतनी अच्छी नहीं चल सकी। और पाकिस्तान की ठीक है, हम फील करते हैं कि 1 से 1.5 साल में ये तकरीबन सिवाय 1-2 चेंजेस के बाकी तो टीम वही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क जो मुझे लगा वो ये था, क्योंकि पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में खेलता हुआ आ रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन उनको वनडे में जो स्विच करना था, और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली हुई, रिजवान ओपन कर रहे थे, बाबर ओपन कर रहे थे, इनको 3 और 4 पे आना पड़ा, और ऑब्वियसली इन दोनों को बॉल बहुत अच्छी पड़ गई। पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था बाबर आजम पे और रिजवान पे, ये दोनों फेल हुए, पाकिस्तान की टीम को प्रॉब्लम। अरुण भाई, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजवान और बाबर आजम पे ही डिपेंड करने का मकसद क्या है। 6 बैट्समैन खेल रहे हैं टीम में, बाबर और रिजवान पर भी कितना दबाव होता है बाकी बैट्समैनों का कि उन्होंने परफॉर्म करना है, नहीं करना है, कैसा खेलेंगे, कैसा नहीं खेलेंगे, या ये दो परफॉर्म करेंगे तो ही हमारी कारकर्दगी का ग्राफ बेहतर होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखो, यही वो चीज है कि हमेशा आप देखेंगे कि जितनी भी जो अच्छी टीमें हैं दूसरे ममालिक की, वो किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। अगर कोहली फेल होता है तो वो रोहित शर्मा कर जाते हैं, रोहित शर्मा फेल होते हैं तो धवन कर जाते हैं। सो ये एक्चुअली होता ही है कि टॉप 6 में से 2 से 3 कंट्रीब्यूशन होने चाहिए। अब बाबर आजम और रिजवान हर मैच में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो उसके अलावा जो 1, 5 और 6 पे जो प्लेयर्स हैं, उनमें से 1-2 को चिप इन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सऊद शकील को फील करता हूँ कि पहला मैच था, कोई इशू नहीं, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहे थे। शोएब मकसूद खेलते हुए रन आउट हो गए, बैड लक हुआ। जो एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को नजर आई, क्योंकि T20 मोड में खेलते हुए ये वो भूल गए कि उनको 50 ओवर पूरे कंज्यूम करना है। अगर 32 से 35 ओवर के दरमियान अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं, तो आपने बाकी जो ओवर रिड्यूस किए, जो आपने जाया किए, उसका नुकसान आपको क्या हुआ? आप 4 रन एंड ओवर से जा रहे थे। अगर आप ये पूरे 50 ओवर पूरे खेलते, जब शादाब और हसन अली खेल रहे थे, उस वक्त ऊंची हिटें मारने की जरूरत नहीं थी। आपका काम यही होना चाहिए था कि आप 50 ओवर पूरे खेलते, 4 से 5 रन जो बन रहे थे वो आपको 200 से प्लस के ऊपर ले जाते, आपका टारगेट 200 प्लस हो जाता। तो वो कम से कम फिर भी साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि 200 से ज्यादा रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, हमारे बॉलर्स के पास मौका है कि वो अच्छी तरह बॉलिंग कर सके। दूसरी तरफ इंग्लैंड आप देखेंगे उन्होंने 6.5 के एवरेज से 22 ओवर में वो रन जो है वो तकरीबन ले लिए। तो इससे आपको प्रोफेशनलिज्म का पता लगता है कि उन्होंने कोई ऊंचे शॉट्स नहीं खेले, अकॉर्डिंग टू दी बॉल मेरिट ऑफ द बॉल के ऊपर उन्होंने खेला, सिंगल्स लेते रहे, जहां उनको मौका मिला बाउंड्रीज लगाई, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। वेयर एज हम जो 4 विकेट्स गिरने के बाद संभल ही नहीं सके। सो आई थिंक ये वो चीज थी जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि देखिए विकेट्स गिर सकती हैं, आज भी हो सकता है इंग्लैंड के विकेट शुरू में गिर जाए, लेकिन आप देखिएगा कि उनकी कोशिश होगी कि वो कोशिश करेंगे पूरे 50 ओवर्स खेल जाए, और 50 ओवर जो खेल जाते हैं तो 240 250 ऑन द बोर्ड अगर लग जाता है, तो कम से कम उनके बॉलर्स के पास इतना टाइम होगा कि वो पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर अटैक कर सके। और भाई, जैसे आपने अभी बात कही कि हम T20 फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, उस मोड से निकले नहीं, उस मोड से, और वो दिखाई दिया यहाँ पर। लेकिन भाई, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर, जिन्हें पता है, या इन्होंने ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी वनडे क्रिकेट नहीं खेली, या इन्हें T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का फर्क नहीं पता। क्या ये जवाब बनता है कि ये उस मोड से निकल नहीं पाए थे, ये T20 क्रिकेट खेल के आ रहे हैं? हालांकि इन्होंने वनडे मैचेस खेले थे, ये साउथ अफ्रीका में भी वनडे मैच खेल कर आए। उस लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं तो हम भी टेस्ट क्रिकेट भी खेल कर आ रहे हैं जिम्बाब्वे में, उसके बाद इन्होंने PSL खेला था। तो क्या एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ये जवाब दिया जा सकता है? नहीं, नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, इस चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए, अडेप्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि हर एक प्रोफेशनल प्लेयर को ये पता होता है कि आज मैं कौन सा फॉर्मेट खेल रहा हूँ। आज मैं T20 का फॉर्मेट खेल रहा हूँ, मेरा अगले जो है वनडे का वो फॉर्मेट शुरू हो जाएगा, फिर टेस्ट मैचेस का शुरू हो जाएगा। जो रीजंस, जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है कि स्क्वाड का चेंज होना। देखिए, दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड को भी तो देखें ना, इंग्लैंड ने तो एक दिन पहले टीम को इकट्ठा किया, तो उनके यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। वो जो भी अपनी काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वो एज ए टीम एक रात पहले इकट्ठे होते हैं और नेक्स्ट डे आके वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो ये वो अडेप्टेबिलिटी है जो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने दिखाई, वेयरएज पाकिस्तानी प्लेयर्स ने नहीं दिखाई।
पाकिस्तान का स्क्वाड चेंज हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पीएसएल के T20 के मैचेस खेल के जा रहा था, इसमें भी कोई शक नहीं। पाकिस्तान को वहां प्रैक्टिस नहीं मिल सकी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इंट्रा आपने जो स्क्वाड मैचेस खेले वो भी आपके पूरे नहीं हुए, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान को के बैट्समैन को बहुत अच्छी बॉलें पड़ गई जो कि अनप्लेएबल थी, जिसमें कोई भी शायद अगर सामने बैट्समैन होता तो वो आउट हो सकता था। लेकिन बावजूद इसके जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो ये होती है कि चाहे मर्जी जितने विकेट्स गिर जाएं, हमारा गोल क्या है कि हमने 50 ओवर्स खेलने हैं। जो मिसिंग लिंक था वो 50 ओवर्स का ना खेलना था। 35 ओवर में आउट होने का मतलब किसी भी टीम के लिए वो मतलब 15 ओवर का मतलब है। अगर आप 90 बॉलें अगर आप जाया कर रहे हैं या अगर 10 ओवर भी रह जाते हैं, अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप 60 बॉलें और ये बॉलें काउंट करती हैं, इसमें बाउंड्रीज भी लगती हैं, सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं, तो रन तो ऐड होते हैं ना। लेकिन आपकी टीम अगर 35 ओवर में आउट होकर आ जाएगी, अगर आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो ठीक है, पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग का मुकाबला करना चाहिए। आज शाहीन आफरीदी को अच्छा स्पेल करना चाहिए, हसन अली को अच्छा स्पेल करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हारिस रऊफ ने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया थ्रू आउट। अब देखें T20 ले लें या वनडे ले लें, देखिए बॉलिंग इज एन आर्ट। आप बॉलिंग ही नहीं करते, आप मुझे बताएं ना, आप T20 के 4 ओवर्स करके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टेस्ट मैच खेल जाएं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10 ओवर्स कर लेंगे वनडे में, ये नहीं है। जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में ये नंबर ऑफ ओवर ज्यादा नहीं करेंगे, अपने आप को आर्ट ऑफ बॉलिंग इनकी नहीं आएगी, उस वक्त तक ये स्विच करते रहेंगे T20 से वनडे में जाना, तो कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे। तो मेरे अपने नजदीक ये चीजें पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए कि आपके जो प्लेयर्स है ना वो अभी तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। उसको तैयार करने के लिए उनको आपको फर्स्ट क्लास में वनडे क्रिकेट के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसमें आपको फेंकना पड़ेगा ताकि 8-8 10-10 मैचेस ये खेलें और इनको पता लगे कि जी ये वनडे क्रिकेट या टेस्ट मैच क्रिकेट ये क्या होती है। 4 ओवर की क्रिकेट से आप टेस्ट प्लेयर बन जाते हैं, 4 ओवर की क्रिकेट से आप जो है वो वनडे के प्लेयर बन जाते हैं। कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया कितना असरअंदाज हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। कहते हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दें, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है फिर आप PSL की बुनियाद पे टेस्ट क्रिकेट भी खेल जाएं। पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ पर है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि टैलेंट है तो फिर भाई वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके एकदम से दब क्यों जाता है। क्या माइंडसेट तैयार किया जा रहा है ड्रेसिंग रूम में बैठकर, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में देख रहे होते हैं। आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो तीसरा T20 मैच खेला गया था उसमें बाबर आजम ने ये बात कही कि हमारा टारगेट 160-165 रन था। तो अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 क्रिकेट में दिमाग में 160-165 का टारगेट लेके जा रहे हैं तो हमारा माइंडसेट क्या है। और हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जरा बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग पर। जो हारून भाई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि हम शादाब खान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शादाब खान हमारे की स्पिनर हैं, शादाब खान बड़ा रोल प्ले करेंगे। अरे शादाब खान फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेलते हैं, वो लंबे स्पेल कितने करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है हारून भाई ने, जिस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक शिकस्त पहले वनडे मैच में, अब दूसरे मैच में टॉस जीत लिया है पाकिस्तान टीम, पहले बॉलिंग कर रही है। किस तरह रिस्ट्रिक्ट करते हैं पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सीरीज में रहने के लिए इस मैच में फतह हासिल करना होगी। लेकिन जो पहला मैच आ रहे हैं उसने कई सारे सवालात को जन्म दिया, खासकर हमारे माइंड सेट को, कि टीम मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में बैठकर क्या माइंड सेट तैयार कर रही है। हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। हारून भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अगर जब शादाब और हसन अली थे तो उन्हें 50 ओवर की जानिब जाना चाहिए था। ठीक है, अगर ऊपर से विकेटें गिर गई थी तो वहां माइंडसेट क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं आगाह किया गया, क्यों वो बाउंड्री पे शॉट मारकर आउट हो गए और 14 ओवर 15 ओवर तो हमने खेले ही नहीं। तो ये जो मसाइल हमारी क्रिकेट के साथ चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे स्टार्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे 45-45 क्रिकेटर्स इस वक्त टूर पे जा रहे हैं, 35-35 क्रिकेटर्स टूर पे जा रहे हैं और जिनको होना चाहिए वो स्टार क्रिकेटर्स नहीं होते। और अगर हम होम सीरीज भी खेल रहे हो और डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही हो तो जो 16 प्लेयर्स अनाउंस होते हैं वो 16 के 16 ड्रेसिंग रूम में रहते हैं। भले कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का चल रहा हो, लेकिन जहां हम क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में, यहाँ की एग्जाम्पल
सब ले सकते हैं कि जहां टीम अनाउंस होती है 12 रख लेते हैं, बाकी 4 को कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो आपको मधु कर लेंगे, लेकिन आप जाएं और जाके काउंटी क्रिकेट खेलें। एक 12th मैन होता है, बाकी 11 होते हैं। अरुण भाई, ये कितना बड़ा फर्क है। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर उनके जो 15 टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके 16 अनाउंस हुए, तो जो 12 हैं वो रुक जाएंगे या 13 रुक जाएंगे, 3 को कहेंगे आप जाके खेलें, आप अपना टाइम जाया ना करें। ये हमारे क्रिकेटर्स को नहीं मिल पा रहा उस तरीके से। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसमें आपने बात की, और ये आपने बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको जरूर इसकी डिटेल बताऊंगा। द प्रॉब्लम इज, देखिए, दुनिया भर की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो अपने क्रिकेटर्स तैयार कर रही होती है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपने ऐसे क्रिकेटर्स तैयार नहीं कर रही होती, क्योंकि वहां पर ऐसी क्वालिटी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। सो इसलिए जो भी हमारे प्लेयर्स 15 या 16 में चले जाते हैं, वो टीम मैनेजमेंट को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि देखें जी, हम यहाँ से अगर निकल के गए तो हमें गुजरांवाला में मैच खेलना पड़ेगा, वह होटल की कंडीशन कैसी है। फिर उसके बाद होता है कि जब आप पाकिस्तान की टीम के साथ रहते हैं तो जिस किस्म के पर्क्स आपको पाकिस्तान टीम के साथ मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस, और ये अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते हैं तो वो आप लूज आउट करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमने बहुत दफा कोशिश की कि 12 से 13 प्लेयर जब हमारी होम सीरीज होती थी, इनको हम रखें स्क्वाड में, और लोकल कुछ प्लेयर्स को बुला के उनको फील्डिंग के लिए हम यहाँ रख लें। लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे वो इस चीज को बिल्कुल ही, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अगर 2 से 3 आगे आपके रिजर्व में बैठते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। दिस इज वेरी वेरी सैड एलिमेंट। जब तक पाकिस्तान का टॉप ब्रास पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आगे नहीं खेलेगा, आप मुझे बताएं किस तरीके से आपका लोकल जो टैलेंट है वो उसकी क्वालिटी का पता लगेगा कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, कितना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको जो मैं कह रहा था कि आप मुझे बताया ना, जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो आपके बॉलिंग का फॉर्मेट क्या बनता है। जी, आपने अगर फास्ट बॉलर है तो आपने पहले आगे 4 से 5 ओवर का स्पेल करना है, बिकॉज 10 ओवर का आपका पावर प्ले है। आपने 5 ओवर का स्पेल करना है, उसके बाद आपके 3 और 2 ओवर, यानी बाद में आपने सेकंड स्पेल में 3 ओवर करने, उसके बाद आपने 2 ओवर करने, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको जब विकेट लेने की जरूरत होती है तो बीच में अपने उस एस बॉलर को लेकर आते हो 2 से 3 ओवर के लिए, तो 1-2 विकेट्स लेके पार्टनरशिप को ब्रेक करे, और उसके बाद डेथ ओवर में उसको आप 2 ओवर का या 3 ओवर का स्पेल देते हो कि वहां आके वो रिस्ट्रिक्ट करे और आखिर में विकेट्स ले। आप मुझे बताएं कि अगर आपने सिर्फ T20 खेली हुई है, आपने सिर्फ 4 ओवर 2 स्पेल में किए हुए, 2 ओवर आपने पहले किए, 2 ओवर आपने बीच में किए या आखिर में किए, आप मुझे बताएं वनडे की तैयारी कहां हुई। ये वनडे की तैयारी उसी सूरत में होगी जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, आगे 5 ओवर का स्पेल करेंगे, फिर उसके बाद आप बीच में आगे 3 ओवर का स्पेल करेंगे, फिर आपको 2 ओवर का स्पेल करना पड़ेगा। आपकी बॉडी अट्यून्ड होती है इस तरीके से। सो आप मुझे बताएंगे ये क्या चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। हम T20 के ऊपर पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर बना देते। हमने तो स्ट्रिक्टली कहा था कि जब मैं चीफ सिलेक्टर था, मेरी पॉलिसी का एक हिस्सा था कि T20 के फॉर्मेट से आप नहीं लेके जा सकते। PSL इज अ T20 टूर्नामेंट। आप उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप प्लेयर्स को हीरो बना देते हो कि वो जैसे वर्ल्ड बीटर हो गए। आप देखें ना, जितने भी प्लेयर्स आपके T20 से माइसवाय 1 या 2 के, आप मुझे बता किसने एक्सेल किया। आप अनफिट होते हैं, अनफिट होने के बाद दूसरी एक और प्रॉब्लम, आपका प्लेयर अनफिट होता है, वो बाहर जाके रिहैब कर रहा होता है, रिहैब करने के बगैर कोई मैचेस खेले हुए, बगैर कोई अपना फिटनेस का टेस्ट दिए हुए इन टर्म्स ऑफ मैच फिटनेस, वो पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। आप देख लें, हारिस सुहेल आपके बाहर हो गए टीम से। आप शादाब खान को देख लें, उस फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहा है इसलिए उसने क्रिकेट ही नहीं खेली। T20 क्रिकेट में 4 ओवर कराने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टेस्ट मैचेस या वनडे के मैचेस में आके वो मुख्तलिफ स्पेल में आगे बॉलिंग करेंगे। ये वो चीजें हैं जिनको अभी से एड्रेस करने की जरूरत है। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अभी तक आपका इन प्लेस नहीं हो सका है। आपकी क्वालिटी, आप मुझे बताएं पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है नसीम। आप मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान के विंटर में आपके 3 की प्रोविंसेस में मैचेस ही नहीं हो सकते। आपका केपी में मैच नहीं हो सकते, आपके पंजाब में मैच नहीं हो सकते, आपके बलोचिस्तान में मैच नहीं हो सकते। क्या कराची के पास इतने ग्राउंड्स हैं, इतनी क्वालिटी पिचेस हैं नेशनल स्टेडियम के अलावा, जहां पर आकर क्वालिटी पिचेस आप रखें और प्लेयर्स को वो क्वालिटी फैसिलिटीज दें जो कि वो जाके आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में फेस करेंगे? ये नहीं है जी। तो सोच का अलग तो ये होना चाहिए कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा थिंक टैंक जाके सारा का सारा जो हायरार्की वो इंग्लैंड में बैठी हुई है, वो पाकिस्तान टीम को देख रही है। रोजाना हम तस्वीरें देख रहे होते हैं मीडिया पे। वो हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया इतना जबरदस्त हो गया, क्योंकि वो हमारे दोस्त समी बर्नी आके उन्होंने डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मीडिया को बहुत जबरदस्त तरीके से पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे अंदाज में खड़ा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है,
क्योंकि अब पाकिस्तान का मीडिया की जो डिपार्टमेंट है, इससे पहले कभी इस तरीके से काम नहीं करता था जिस तरीके से अब कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ मीडिया के बल पे ही पाकिस्तान की टीम चलेगी? नो। पाकिस्तान जब तक वो स्टेप्स नहीं लेगा जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम एक वर्ल्ड बीटर बनेगी या टॉप क्रिकेट में उसको रैंक किया जाएगा, उस वक्त तक आपका कोई फायदा नहीं होगा। मीडिया जितना मर्जी आपको सेव करता रहे, आपका मीडिया डिपार्टमेंट जितना मर्जी आपके प्लेयर्स के इंटरव्यूज देता रहे, आपके पॉडकास्ट करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो नीचे हैं, वो क्रिकेटिंग इश्यूज हैं। सो मेरे अपने नजदीक मार्केटिंग हो गई, मीडिया हो गया, ये अच्छा काम कर रहे होंगे, बट जो रियल सेंस में काम है वो क्रिकेट के लिए होना है, जो कि नहीं हो रहा। और भाई सबसे बड़ी चीज कि कितना बड़ा एक गैप दिखाई देता है। आपके स्टार्स नहीं खेलते जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसका फर्क आप देखें कि जो भी डोमेस्टिक मटेरियल सामने आ रहा है, पहले स्टार्स जाके पाबंदी के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, तो वो जो एक यंग प्लेयर होता था उसमें ये एहसास होता था कि मैं इनके साथ खेल रहा हूं तो ऐसा बन सकता हूं। अब स्टार क्रिकेटर्स होते ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अक्सरियत आप उठा के देखें तो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। और खासकर कोविड-19 के बाद से 45 लड़के जा रहे हैं टूर पे, 35 लड़के जा रहे हैं, 38 लड़के जा रहे हैं। पता चलता है कि जो थोड़े बहुत हुआ करते थे अब वो भी अवेलेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे सरफराज अहमद को कैरी करने की क्या जरूरत है? अगर सरफराज की जगह नहीं बन पा रही है, टीम मैनेजमेंट भी समझती है कि वो हिस्सा नहीं है, तो फिर कैरी करने की क्या जरूरत है? सरफराज की वजह से और डोमेस्टिक के कई सारे प्लेयर्स तैयार हो सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में। आप रोहिल नजीर को कैरी कराएं, सरफराज को तो कम से कम एटलीस्ट आप जो है वो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे नहीं रख सकते ना, आप रोहिल को रखें, एक यंग को तैयार करें, जो तरीकेकार सारी दुनिया करती है। हम अगर मिसाल के तौर पे कि दोनों विकेट कीपर जो टॉप है और एक की जगह ही नहीं बन रही है, भाई एक से अपनी डोमेस्टिक को तो इंप्रूव कराए ना, एक को इंटरनेशनली यूज कर रहे हो, हम नहीं कर पा रहे हारून भाई ये चीज। देखो नसीम, ये तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। मैं आपको अगर थोड़ा सा अगर एक पॉइंट में आपको रेस करके बताऊं, उसमें मैं आपको जो जो इससे पहले की जो आपने बात की ना कि हमारे क्रिकेटर्स जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, उसमें मैं आपको एक दो चीजें बताऊं। देखें, अब लोग कहेंगे जी मैं आप अपने जमाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त क्या आलम होता था। द मोमेंट जावेद मियांदाद लैंड करते थे कराची में किसी भी बाहर के टूर से, जहां द मोमेंट मुदस्सिर नजर लैंड करते थे पाकिस्तानी टूर के बाद, जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करते थे कराची या लाहौर में, सिकंदर बख्श, जितने भी हम वो क्रिकेटर्स थे जो पाकिस्तान की टीम में होते थे, हमें एयरपोर्ट पर ही हमारे आगे डेस्टिनेशन की जहां के फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे होते, उसकी टिकट थमा दी जाती थी कि जी फलानी जगह पे मैच है। नेक्स्ट डे हम उस टूर से आने के बाद हम वहां चले जाते थे कि हमें वहां खेलना हो। अगर मैं या जावेद मियांदाद या हमारे जितने भी ऐसे साथी उस जमाने में 5 से 6 प्लेयर जो पाकिस्तान की टीम में आए थे, अगर हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इमरान खान को ना खेला होता, हमने सरफराज नवाज को ना खेला होता, हमने आसिफ मसूद को ना खेला होता, हमने परवेज सज्जाद को ना खेला होता, तो मैं नहीं समझता कि हमारे जो हम तैयार होते इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। जब मैंने पहली मरतबा डेनिस लिली को फेस किया तो मैं तैयार था, इसलिए कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इमरान खान की पेस को खेला हुआ था, सरफराज नवाज को खेला हुआ था, तो मुझे वहां इतनी ज्यादा अजनबियत नहीं लगी। लेकिन अब आप देखें ना, मुझे बताएं कितने टॉप प्लेयर्स के खिलाफ आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स खेलते हैं? कोई भी नहीं खेलता। अब आपका आ जाए दूसरा पॉइंट जो कि सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जिक्र किया, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट। हम कब से ये बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद अगर पाकिस्तान के 16 में है तो वो 11 में होना चाहिए, अगर वो 11 में नहीं है तो वो 16 या 20 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आपको क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे? आपके पास मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आया हुआ है। आप मुझे बताएं, क्या वो एज ए नंबर 6 बैट्समैन आगे नहीं खेल सकते वनडे में? जो आपको पता है कि वो फिनिशर है, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए चले आए हैं, क्या वो कीपिंग नहीं कर सकते? क्या वो बुरी कीपिंग करते हैं? क्या बटलर और बेयरस्टो एक साथ नहीं खेलते? इन दोनों में से एक कीपिंग करता है और एक आपका फील्डिंग करता है। सो ये ही वो चीजें हैं जिसमें मुझे तसल्सल नजर नहीं आ रहा, थिंकिंग नजर नहीं आ रही, विजन नजर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से पाकिस्तान टीम सफर करती है। रोहेल नजीर हो गया या दूसरे आपके यंग विकेट कीपर्स हैं, उनको वहां होना चाहिए। सरफराज में बैठ के क्या कर रहा है? सरफराज का कोई फायदा उस वक्त है कि अगर जब वो वहां पर मौजूद है तो वो 11 में खेल रहा है। अगर वो 11 में नहीं खेल रहा तो उसकी 16 में या 20 में कोई जगह नहीं है। और भाई पाकिस्तान क्रिकेट के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर कप्तान भी थोड़े से जो है वो शेकी होते हैं कि कोई दूसरा तो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, वो मेरी जगह ले लेगा। सरफराज को साथ रखना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे हम इनसिक्योर माहौल में क्रिकेट खेल रहे होंगे, जहां पे एक एहसास ये होगा कि एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे
वहां पर टीम मैनेजमेंट का रोल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो एक ग्रुपिंग किसी भी वजह से हो रही है, वो ठीक है प्लेयर्स के आपस के ताल्लुकात नहीं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उस ग्रुपिंग को कंट्रोल करना टीम मैनेजमेंट का काम है। हमें तो ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट खुद एक ग्रुप बनी हुई है कि ठीक है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है बाबर तुम ओपन करोगे, ठीक है रिजवान तुम ओपन करोगे, अच्छा ठीक है तुम इसको चाहते हो इसको भी खिला देते हैं मैच में, देखना यार ये अच्छा परफॉर्म करेगा। जहां टीम मैनेजमेंट अपने आप को बचाने में लगी हो, जहां टीम मैनेजमेंट की अप्रोच एट द सेम टाइम चौधरी की भी हो, वहां तो हारून भाई प्रॉब्लम ये क्रिएट होने ही होने। और यही वजह है कि सरफराज अहमद टीम के साथ कैरी हो रहे हैं और उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। हालांकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई आपकी ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है इस वक्त भी इस ओडीआई क्रिकेट के अंदर फर्स्ट चॉइस सरफराज बनते थे, जिनका तजुर्बा था। सऊद शकील नहीं बनते थे, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस सरफराज अहमद ही बनते थे। लेकिन यहाँ अना के मसले बने हुए हारून भाई, यहाँ टीम आप जरा देखें तो सही ना किस अंदाज से यूनुस खान छोड़ के गए। क्या सिर्फ एक रीजन हो सकता है? इसके कई सारे रीजन होंगे। आप और मैं कई दफा ये बात कर रहे थे कि वो जो किताब लिख रहे हैं बैठ के जो हाथ में एक पन्ना और उठाया हुआ है यूनुस खान ने, वो जब खुलेगा तो फिर और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी शायद वो थोड़ा कंट्रोल कर गए कि उनको शायद ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद दिखाई दे रही है कहीं अंडर 19 टीम मिल जाए या किसी और जगह पे उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इतना खुल के नहीं आए वो, जितना खुल के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आ सकते हैं रिजाइन देने के बाद। तो और भाई जिस माहौल के अंदर हम अपनी क्रिकेट, हमारी क्रिकेट कैसे पनप सकती है? देखिए, मैं एक बात करूंगी, ये आपने बहुत ही अफसोसनाक पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। देखिए, अगर ये वाली सिचुएशन जैसे आपने बताई है, अगर एग्जैक्टली ऐसी है, तो क्या आपको हम पता है ये अरुण भाई, एक्सपेक्ट करें कि ये नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, तो वो असेसर्स या वो वैल्यूएटर्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, चाहे वो कैप्टन को अपॉइंट किया है, चाहे आपने सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट किया है, चाहे आपने टीम मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है, अब इनको असेस कौन कर रहा है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा जो बात, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं आप, ये पॉइंट्स, क्या हमारे जो एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स लोग बैठे हुए हैं, उन तक ये बातें नहीं पहुंची हुई होंगी? तो क्या एक्शन लिया गया अभी तक? आपने कहा था कि हर साल के बाद हम रिव्यू करेंगे। कितने रिव्यूज हुए मुझे बताइए? एक दफा भी रिव्यू नहीं हुआ। आपने क्रिकेट कमेटी बनाई हुई है, बस ये है कोई रिकमेंडेशन दे सकती है, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर जरूरी नहीं है आप उसमें अमल करें या ना करें। और वो क्रिकेट कमेटी भी क्या करती है, बुला के उनसे, हाँ जी हम सेटिस्फाइड हैं आपसे, जाइए जी हम आपको एक साल और देते हैं। इस तरह नहीं होता। अगर आपने रियल सेंस में देखना है कोई सही काम नहीं कर रहा, आप मुझे बताना इस वक्त, मुझे बताइए कि जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं, मुझे उनका कोचिंग एक्सपीरियंस बता दें। आपने अपनी सपोर्ट के लिए शाहिद असलम जैसे बंदे को अपने साथ रखा हुआ है, मंसूर राना जैसे अपने बंदे को अपने साथ रखा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने पीछे से कोचिंग के जो भी काम किए हुए हैं, आप उनसे हेल्प लेते हो। आपकी अपनी तो एक्यूमेन ही नहीं है। जो भी लोग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, आपने यूनुस खान की बात की, देखिए मुझे अफसोस हुआ यूनुस खान का एक इंटरव्यू सुन के, जिसमें उन्होंने एक मैं उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, उन्होंने डिस्टॉर्ट किए एक फैक्ट्स जो उन्होंने मुझसे रिलेट किए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने ये बात ऐसे क्यों की। आपको याद होगा कि जब हमारी इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी, तो इंग्लैंड की सीरीज में टेस्ट मैचेस में यूनुस ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। मैं चीफ सेलेक्टर था, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद वनडे की जब टीम अनाउंस हुई, तो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के कहा कि हमारे पास इस वक्त एक ही इन्फॉर्म बैट्समैन है, यूनुस खान, जो कि वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा। हम इसको टीम में लेकर आते हैं ताकि इसकी फॉर्म को, ये वनडे क्रिकेट में भी फॉर्म को ले चले। और जिसके ऊपर वकार यूनुस जो टीम के कोच थे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए यूनुस, मैं यंगस्टर्स के साथ जाऊंगा, ये करूंगा। मैंने कहा देखिए, पाकिस्तान की रैंकिंग थर्ड है, बैट्समैन चाहिए जो मिडिल में अपनी टीम को संभाल के आगे जाए, तो उसकी फॉर्म को यूज करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बात को मतलब आखिर वक्त नहीं मानी, हमने जबरदस्त तरीके से करके हमने कहा कि नहीं, आप ये करेंगे यूनुस जो है वो पहला वन खेलने से पहले उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब शेल शॉक, और तो कह रहे हैं कि मुझे हारून ने अनाउंस करने के बाद कहा, मैंने उनको थैंक यू का फोन किया, उन्होंने मुझे थैंक यू का फोन किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप देखिए फॉर्म अच्छी है, आप लेके चले। वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि आप मेरी बात सुने। मैं तो मान हो गया यूनुस के ये अल्फाज सुनकर, जो उन्होंने शायद वसीम बादामी के किसी प्रोग्राम में कहे। सो हमें ये देखना चाहिए कि आप किसी कोई बात करते हो, सही बात
हम नहीं समझते कि यूनुस कभी इस किस्म की बात करेगा। अगर वो आपके सामने, मैं तो यूनुस खान को अंडर 19 से जानता हूँ, मैं को अंडर 19 में सेलेक्ट किया था, तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी कि कराची में उसका नाम नहीं था। मैंने तो उसको उसकी टैलेंट उसको मैंने पिक किया था अंडर 19 में। को शिकायत चली गई कराची की, जी हमने तो उसका नाम नहीं दिया था, हमने सेलेक्ट किया, ये सही है। फोन किया और कहा कि नहीं कौन सा किया जी, यूनुस खान को मतलब कह रहे हैं कराची में। मैं कहा जी मैं आपको लिख के देता हूँ, 2 से 3 साल में पाकिस्तान में खेल जाएगा, मुझे इसमें इतना नजर आ रहा है। ये बड़ी बात है। मुझे कहा कि अगर तुम कन्विंस हो तो ठीक है, तुम चलो मैं संभाल लूंगा इनको। और आप देखेंगे यूनुस खान इस वक्त दुनिया का बेहतरीन, मतलब पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। मुझे नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी सीनियर, कौन ऐसा प्लेयर है जो मेरे अंडर से होता हुआ नहीं गया, जिस प्लेयर का आप नाम ले लें अंडर 19 लेवल के ऊपर, अगर मैंने इनको कोच ना किया हो, तो इट्स अ मैटर। मैं ये क्योंकि ऐसे ही आ गया तो मैंने आपसे बात कर ली। अदरवाइज मेरे अपने नजदीक तो यूनुस खान की थोड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने मेरे अरुण भाई, अगर आप ये बात नहीं करते तो मैं ये वाली बात जरूर करता, ठीक है, वो बात रहेगी। लेकिन अरुण भाई एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा पाकिस्तान की बॉलिंग पर भी बात करते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग का लेवल क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कई सारे राज पे से भी पर्दा उठ रहा है, कई सारी गुफ्तगू, क्योंकि जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब, ये जिन जिन जगहों पे काम करके आ रहे हैं, कोई चीज इनसे ढकी छुपी नहीं है। और जो उन्होंने बात कही कि कोई एक स्टार बता दो कि जो मेरे अंडर से होके नहीं निकला हो, तो फिर शायद कोई स्टार ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा जब से हारून भाई कोचिंग में आए थे, क्योंकि उन्होंने जूनियर सतह से लेके हर सतह पे कोचिंग की। और कहीं ना कहीं हर्ट जरूर होता होगा कि आप अगर किसी को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी के कैरियर में रोल प्ले कर रहे होते हैं, और उनकी जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिल जाए, जैसे अभी यूनुस खान का हवाला दे रहे थे हारून भाई। इस पे जरा और डिटेल में हारून भाई से बात करेंगे फ्यूचर में। लेकिन चूंकि सेकंड ओडीआई मैच शुरू हो गया, कुछ थोड़ी पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात कर लें, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट टॉस जीत गए। हारून भाई, बॉलर्स का रोल क्या होना चाहिए इंग्लैंड की इस कंडीशन में, क्योंकि हम वेवर्ड बहुत हैं, हम ज्यादा बिला वजह की जान भी मार रहे होते हैं। देखिए साकिब महमूद ने जगह पे गेंद करके आउट किए थे, कोई जान नहीं मारी थी उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वेयर इज पाकिस्तान? तो हमारी जो बॉलिंग कोच है वकार यूनिस, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये नहीं बता रहे कि गेंद को छोड़ के करना है आपने इंग्लैंड की कंडीशन में, जहां पे चांस लगे, थोड़ा सा आपको चांस मिले। हम तो जान मार रहे हैं। देखिए, एक तो चीजें समझने की जरूरत। देखिए, आप टॉस जीत के अगली टीम को बैटिंग करने की हिम्मत क्यों देते हैं? उसके पीछे रीजन है। दावत देते हैं कि आपने अर्ली स्टेजेस के ऊपर बॉलिंग करके आप समझते हैं कि पिच आपको है कि आप 2 से 3 विकेट ले लेंगे। जैसे 2 से 3 विकेट लेते हैं तो अपनी टीम प्रेशर में आ जाती है। इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लाइन और लेंथ है, आपने पिच को रीड करना है, आपने उसको बैट कर रहे हैं, दायां से बैटिंग कर रहे हैं, आपने एक लाइन और लेंथ को पिक करके मुसलसल बॉलें 6 में से 4 बॉल करनी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो समझता है कि 150 की जो बॉलिंग करता है ना, वो उनके लिए सूद, वो सूद नहीं है जो एक जगह पे 6 कर दे, एक ही जगह पे 5 बॉलिंग कर दे। जब आप तरफ बॉलिंग करते हैं, देखें जब फास्ट बॉलर 140 150 की स्पीड से बॉलिंग करता है, अगर वो दोनों तरफ बॉलिंग कर रहा है तो आप दोनों तरफ तो फील्ड सेट नहीं कर सकते। बैट्समैन के टाइम किया बॉल जो है वो बेस को लेकर चौके पे चला जाता है। द मोमेंट बॉलर 2 से 3 चौके लग जाते हैं, बढ़ जाता है। बैट्समैन उस वक्त प्रॉब्लम होता है डॉट बॉल खेलनी पड़े 4 से 5। सो दिस इज जो स्ट्रेटेजी होती है इसी भी टीम को, ये होती है कि आपने रुक नहीं देना, और जब विकेट्स लेनी है, जब तक आप लाइन को नहीं पकड़ेंगे और उसी जगह से आप बॉल को अंदर लाएंगे और बाहर नहीं निकालेंगे, आपको उसका फायदा नहीं होगा। ये चीज अब पाकिस्तान क्यों प्रॉब्लम आया, क्योंकि इंग्लैंड में आप उस चैनल से नहीं हो। सो पाकिस्तान का चाहे वकार यूनुस हो या जो भी हो, वो उसके हाथ में आप हाथ तो नहीं दे सकता यार। सी बात है कि कोचेस को ये समझना चाहिए, आप उनको एनवायरमेंट प्रोवाइड करने, उनको गेम सेंस सिखानी है, आपने उनको बॉलिंग करने की सेंस सिखानी है। मुझे बताया बाबर तो पहले आते ही वो अच्छा, रिजवान ने भी जब से आए वो अच्छा कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट वो तो कर रहे हैं। कोचेस ने क्या
किया। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अरुण भाई आपने कि कोचेस का क्या रोल है। इजाजत लेने का वक्त है अरुण भाई, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात हो रही है दूसरे मैच के बाद। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट हंगामा में इतना ही। आ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये दूसरा मैच जरूर जीते, अब तो इंपॉर्टेंट टॉस भी जीतने में कामयाब हो गए हैं, वरना फिर हंगामा होता है तो बुरा लगता है हमारे क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को कि इतना हंगामा मीडिया क्यों कर रहा है। आप खुद मौका दे रहे होते हैं। जिस तरीके से आपकी टीम पहला वनडे मैच हार के आ रही है, क्या इस पर भी मीडिया बात ना करे और बैठ के बात करता रहे, या सिर्फ आपकी वो जो सेकंड 11 साउथ अफ्रीका की थी या जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के गुन गाने के लिए बैठे रहे मीडिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपका पहला तगड़ा इम्तिहान हुआ और एक ऐसी टीम के खिलाफ के जिसे 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि वो वनडे मैच खेल सकते हैं, और आप उसके खिलाफ आउट क्लास हो गए। आज आप क्रूशल टॉस लॉर्ड्स के मकाम पर जीत गए। आपकी बॉलिंग कहां पर रिस्ट्रिक्ट करती है वकार यूनुस साहब, ये देखना होगा। और मिसबाह उल हक साहब, आपके बैट्समैन टारगेट को किस अंदाज से चेस करते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें मीडिया बैठ के देख रहा है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब और तमाम लोग देख रहे हैं और उस पर बात लाजमी तौर पर करेंगे, क्योंकि क्रिकेट हमारे दिल में है। और जाहिर है हम ऐसी हर चीज के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे जो हमारी कौम को एक जगह जोड़ देती है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपसे परसों जो नेक्स्ट मैच होगा उससे पहले मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।